Hi, good morning. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम हर रोज की तरह डिस्कस करेंगे आज के अपने टॉपिक रिगार्डिंग आर एग्जाम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और हम कवर करेंगे स्टैटिक पार्ट, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। ठीक है, सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अलग अलग डायमेंशन के साथ हम कवर करेंगे, ताकि कोई भी अगर एग्जाम में कुछ भी अगर चेंज होता है, चाहे पैटर्न चेंज हो, क्वेश्चन के टाइप चेंज हो, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, देन हम डिस्कस करेंगे आज के अपने टॉपिक। तो फर्स्ट हमारे कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कवर करेंगे। फिर हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्ड स्विचिंग। फिर टॉपिक रहेगा पैंगोंग सोशल लीग। और फिर रहेगा संसदीय स्थायी समिति के अनुसार प्रमुख महानगरों में गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र विकसित करने चाहिए, ये न्यूज़ है। और लास्ट न्यूज़ हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित कर सकता है या नहीं। इससे संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट न्यूज़ के साथ। और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है मातृ वंदना योजना। तो यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? तो यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, स्थापित किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर योजना के बारे में जाने। चर्चा में क्यों है कि अभी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उससे संबंधित जो रजिस्ट्रेशन है, उस अभियान को जारी रखने के लिए जो अंतिम तिथि थी, अंतिम डेट थी, उसको बढ़ा दिया गया है। इसलिए यह योजना अभी चर्चा का विषय बन गया है। नंबर पॉइंट 2, थोड़ा योजना के बारे में जानेंगे। किसने स्थापित? केंद्रीय प्रायोजित योजना। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। आगे समझिए कि यह मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें स्तनपान कराने के लिए, माताओं को पोषक आहार देने के लिए और कार्य में उपस्थित रहने के लिए, पर जो उन्हें वेजेस मिलते हैं, उनकी भरपाई करने के लिए डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को चलाया गया था। दोबारा सुन लीजिए, यानी कि पोषक आहार लेने के लिए। दूसरी बात, किसी भी गर्भाधान होने के कारण या फिर बच्चे को स्तनपान कराने के कारण अगर वह अपने कार्य में अनुपस्थित रहती हैं, तो उस हानि की भरपाई करने के लिए डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना के माध्यम से अमाउंट डायरेक्ट महिलाओं के खातों में पहुंचाया जाता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। तो यह जो प्रावधान है खाने से संबंधित, यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत के अनुरूप है। ठीक है, कितना पैसा दिया जाता है? तो जब हम बात करते हैं नगद प्रोत्साहन की कि कितना अमाउंट महिलाओं को दिया जाता है, तो जब पहली संतान के रूप में पहली संतान को जन्म देते हैं, तो 2 किस्तों में 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तथा अगर दूसरी संतान के रूप में लड़की का जन्म होता है, तो एक ही किस्त में 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यानी कि 2 इनिशिएटिव हैं, 2 संतानों के लिए है। आप समझिए, 2 संतानों के लिए। फर्स्ट संतान के लिए मिलेंगे बेटा 5,000 रुपये और 2 किस्तों में मिलेंगे, फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त। वहीं जब सेकंड वाली संतान होगी या फर्स्ट की हो गया, सेकंड संतान के लिए मिलेंगे अगर लड़की है तब। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफिक बात की है लड़की की, और सीधा मिलेगा 6,000 रुपये और मिलेगा एक ही किस्त में। यहाँ पे ये फर्स्ट किस्त है और ये सेकंड किस्त है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कितना ट्रांसफर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि बॉन्ड स्विचिंग क्या है। बॉन्ड स्विचिंग, तो न्यूज़ में क्या हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्ययन से पता चलता है कि सरकार ने ऋण चुकाने के बढ़ते दायित्वों के बीच बॉन्ड स्विचिंग के माध्यम से ब्याज भुगतान में 560 करोड़ की बचत की है। ठीक है, तो न्यूज़ क्यों है कि बैंक जो ऋण चुकाना है सरकार को, उस
ऋण को चुकाने के दौरान जो सरकार ने बॉन्ड स्विच किए हैं उसके माध्यम से सरकार ने 560 करोड़ रुपए की बचत की है। क्वेश्चन ये आता है मेरे दिमाग में अब कि भाई ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं जिसके कारण 560 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो बॉन्ड स्विचिंग को जानेंगे पहले कि बॉन्ड स्विचिंग होती क्या है। तो बॉन्ड स्विचिंग क्या है, एक सिस्टम है जिसमें सरकार छोटी अवधि में जो मैच्योर होने वाले सॉवरेन बॉन्ड को बेचकर जो दीर्घ अवधि के लिए भुगतान किए जाने वाले सॉवरेन बॉन्ड खरीदती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो सरकार के कर्ज है उसके भुगतान दबाव को कम करना इस उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। जब बॉन्ड को हम बात करते हैं, दो अवधि के बॉन्ड हो गए, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो सरकार क्या करती है, शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स को बेचकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देती है और इससे क्या होता है कि जो सरकार के कर्ज भुगतान में उसके दबाव को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि अगर जैसे वित्त वर्ष 2027 हो गया और वित्त वर्ष 2028 हो गया, वित्त वर्ष 2029 में परिपक्व कोई मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स, ठीक है, और सरकार उन्हें बेचकर फाइनेंशियल ईयर 32 के बाद मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स खरीद रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अभी ऋण भुगतान करना था उससे क्या कर रही सरकार, कम कर दे रही है। अभी भुगतान नहीं कर रही है, उस पैसे से और पैसा कमा रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। यह लेन देन होता है, जो लेन देन है, यह लेन देन बाजार के भागीदारों के साथ के साथ सरकार रिजर्व बैंक के साथ किया जाता है। यानी कि लेन देन कैसे किया जाता है, एक तो मार्केट में होता है इसका लेन देन, मार्केट में बॉन्ड स्विच होंगे। दूसरा आरबीआई के माध्यम से भी के साथ भी करते हैं, आरबीआई के साथ भी करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बॉन्ड को स्विच करना। जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को बेच करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देना, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो मार्केट में भी होता है और आरबीआई के साथ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि निकट भविष्य में जो भी कर्ज सरकार को भुगतान करना है उसे भुगतान ना करना और बॉन्ड बाजार को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, सरकार इन्वेस्ट करे तो बॉन्ड बाजार मजबूत होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो अभी उनको कर्ज जो था सरकार के ऊपर उसको भुगतान ना करके बॉन्ड बाजार को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ सरकार यह कदम उठाती है। ठीक है साहब, तो ये था सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा न्यूज़ था। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है पैंगोंग त्सो झील। हाल ही में संयुक्त अभियान दल ने लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी बेटा, माउंट मेरक और माउंट कागरी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दी है। इस कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जो पैंगोंग त्सो झील है वह और भी चर्चा के कारण बनी रहती है चाइना के इन्वेजन के कारण। ठीक है, तो जो पैंगोंग पर्वत श्रेणी है लद्दाख पर्वतमाला की एक सहायक श्रेणी है जिसको क्या किया है, अभी फतेह किया है, और इस श्रेणी का नाम रखा गया है जो वहाँ की झील है पैंगोंग त्सो झील, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम बात करें पैंगोंग त्सो झील, अगर आप समझे तो यह हमारे जम्मू कश्मीर का एरिया है पूरा। अब तो यह यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें तो भाई यह हो गया लद्दाख और यह जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे पैंगोंग त्सो झील। तो इसके बाद थोड़ा जानते हैं, तो यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। ये रहा डिवाइडेशन, जम्मू कश्मीर और सबका ये रहा डिवाइडेशन। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट है। इसका जो पैंगोंग त्सो झील है, पैंगोंग त्सो लेक है, इसका 1/3 हिस्सा, कितना बेटा, 1/3 हिस्सा भारत में है, जबकि 2/3 हिस्सा किसके पास है, चीन के हिस्से में पड़ता है, चीन के पास है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ठीक है, इस कारण यह चर्चा का विषय है। आपको सिर्फ एक स्टैटिक पार्ट बताना था कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर यह स्थित खारे पानी की झील है। कहाँ पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी, लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, लद्दाख में पड़ेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला पार्ट ये रहा और ये पूरा एरिया किसका है, लद्दाख का है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, उससे पहले देखिए
पूरे जम्मू कश्मीर रीजन को समझ लिए। ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है जिसे जो बोला जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये ब्लू डैश लाइन दिख रही है, ये है LOC, और ये एरिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये है सक्षम वैली एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया। इंडिया का क्लेम रहता है पूरे एरिया पे, और यह वो एरिया है सक्षम वैलीज जो पाकिस्तान के द्वारा चाइना को बेच दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक जो पॉइंट है वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, मैं क्यों बोला, क्योंकि ये सबसे ऊंचा क्या है, बैटलफील्ड है। इस पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल बाय द इंडिया एंड क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान कहता है ये हमारा है, अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर उनका पार्ट है, और भारत इसे कंट्रोल करता है और यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है। ठीक है, इधर आइए, ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन वाला पार्ट है कंट्रोल बाय चाइना सिंस 1962 क्लेम्ड बाय इंडिया। भारत क्लेम करता है कि भारत का भिन्न अंग है, बट 1962 के वॉर में इसे क्या किया, कैप्चर किया गया था बाय द चाइना। ठीक है, अब आते नीचे, लद्दाख वाला रीजन है, और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं पेंगोंग तो लेक यहाँ पे है, यह पेंगोंग तो लेक इस तरीके की है। तो ये वाला जो एरिया है, ये 1/3 एरिया किसके पास है, भारत के पास है, इंडिया के पास है, और 2/3 एरिया किसके पास है, चाइना के पास है। ठीक है, तो ये आपको आई होप पता चलेगा होगा, इधर पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो अगर पूरा जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट है तब हम कहेंगे कि अफगानिस्तान से सीमा लगती है, बट अगर अगर हम LOC जो POC को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK, ठीक है, POK से सीमा लगती है अफगानिस्तान की। इधर आइए, तो यहाँ पे क्या है, पूरा किसका है, चाइना का है, और यहाँ पे तिब्बत है। ठीक है, चलो नीचे है हमारा प्यारा भारत हमारे इस तरफ है। तो आई होप आपको पता चलेगा होगा एग्जैक्टली। और नेक्स्ट हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड मामले में यह निर्णय सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि केवल अदालतें ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित कर सकती हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति है वह सिर्फ कोर्ट का है, कोर्ट ही उसको क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है कि कोर्ट ही कोई डिसीजन दे उस संबंध में। ठीक है, तो जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। ठीक है, फैसला क्या था, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि केवल अदालतें ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित कर सकती हैं, यानी कि पर्यावरण संबंधी जो कंपनसेशन है उसको बता सकती हैं और लगा सकती हैं। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे यही निकलता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्या है। तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति है जहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक नीतिगत या एक क्या तरीका है कि जो प्रदूषण करता है उसके द्वारा कुछ भुगतान किया जाए। ठीक है, इस थ्योरी को बोलते हैं पर्यावरण क्षतिपूर्ति। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PCB के पास जल अधिनियम 1974 किसके द्वारा बेटा, जल अधिनियम 1974 की धारा 33(1) के तहत तथा वायु अधिनियम 1981 की धारा 31(1) के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अधिकार है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट यह कहा गया है इस डिसीजन में जो हाल फिलहाल में आया है कि PCB के पास भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अधिकार है, यह सिर्फ न्यायालयों का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, आपको समझना होगा प्रदूषण भुगतान सिद्धांत। ठीक है, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत क्या है कि PCB अधिनियम के तहत प्रत्येक उल्लंघनकर्ता पर दंड लगा सकते हैं, बल्कि केवल तभी दंड लगा सकते हैं जब किसी संस्था को वास्तव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया हो। यानी कि एक सिंपल सिद्धांत है कि अगर किसी पर्यावरणकर्ता ने वास्तव में नुकसान पहुंचाया है तो क्या लगा सकते हैं, तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यह डिसीजन क्या है, कौन सा डिसीजन है, किसमें कहा गया है, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत लागू हो तो पर्यावरण क्षति की जिम्मेदार उद्योग द्वारा ही की जानी चाहिए। यानी उद्योग द्वारा ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति की पूर्ति की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें कार्यवाही का उचित तरीका क्या है, बोर्ड यह तय कर सके कि प्रदूषणकर्ता पर केवल जुर्माना लगाना है या तत्काल पर्यावरण की क्षति की भरपाई करानी है या दोनों तरह के दंड लगाते हैं। तो कौन सही कर गया,
कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेंगे कि वह आर्थिक रूप से दंड देना चाहते हैं या फिर पुनर्स्थापन करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज करो कि इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से एनवायरमेंट लॉस हुआ, तो उस इंडस्ट्री को कहा जाए कि आप और क्या करें, ऐसे आप और एक एनवायरनमेंट बना के दीजिए, यानी कि और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए और ऐसा इकोसिस्टम सेट करके दीजिए, या फिर दंड और इकोसिस्टम दोनों की डिमांड बोर्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? मेरा एक सिंपल सी चीज़ है कि नहीं आगे एक सिंपल चीज़ है कि पीसीबीज क्या होते हैं, इनको थोड़ा बताइए। पीसीबीज क्या होते हैं ये बताइए थोड़ा मेरे को, क्या काम करते हैं पीसीबीज, क्या है इनका? तो जब हम बात करते हैं पीसीबी, तो दो प्रकार की संस्था, दो लेवल पे हम देखते हैं संस्थाओं को। एक तो पीसीबी, एक तो सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, सेंट्रल लेवल पर, और एक स्टेट लेवल पर होता है। तो सेंट्रल लेवल का जो बोर्ड होता है उसे बोलते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाँ, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाता है, और इसकी स्थापना होती है कौन सा अधिनियम है, हट गया, चलो, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत इसको स्थापित किया जाता है। और बाद में इसे जो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 वाले अधिकार हैं वो भी दिए गए थे। मुख्य कार्य क्या होता है इसका? वायु और जल प्रदूषण को रोकना और इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, इनका मुख्य कार्य रहता है। हम बात करें अगर स्टेट पीसीबी की, तो यह इसकी स्थापना भी जो मैंने अभी बात की, कौन सा अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम 1976 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की मैंने बात की, दोनों ही अधिनियम के तहत इसकी भी स्थापना की जाती है। इसका मेन काम होता है कि जो सीपीसीबी है उसके साथ मिलकर काम करे और उसके जो नियम कानून है उनको व्यवस्थाओं को लागू करना इनका मेन काम रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा थैंक यू है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, एंड डेली जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट करंट अफेयर्स कि हाँ मैं अपनी करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।